आज हिंदी का नाट्य साहित्य अपनी पूर्ण परिपक्वता की स्थिति में है। नाटक और रंगमंच के बीच कोई भेद नहीं रह गया है। आज का नाटककार, नाट्य समीक्षक और उसके साथ ही प्रेक्षक भी यह समझने लगा है कि जब तक कोई नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत न किया जा सके तब तक वह नाटक नहीं हो सकता। रंगमंच और नाटक दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं, किंतु जब नाटक का उद्भव हुआ था तब यह स्थिति नहीं थी। तत्कालीन परिस्थितियों में जब नाटक की संरचना विशेषकर हिंदी नाट्य साहित्य का सृजन हुआ, उस समय स्थितियां बहुत प्रतिकूल थीं। हिंदी गद्य का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में था। हिंदी उस समय ब्रज, अवधी और अन्य आंचलिक तथा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में प्रयुक्त होती थी। संस्कृत साहित्य का बाहुल्य था। बंगला साहित्य के नाटक उस समय बहुत अच्छी तरह से लिखे जा रहे थे। अंग्रेजों के आगमन के साथ अंग्रेजी साहित्य भी भारत में आ चुका था, किंतु आज हम जिस हिंदी भाषा को देख रहे हैं यह अपने बहुत प्रारंभिक स्थिति में था। इसलिए उस समय जो भी नाटक लिखे गए वे या तो अनुवाद थे या फिर नौटंकी थे, रास थे, और तत्कालीन समय में जो कुछ भी लोकनाट्य वहाँ पर प्रस्तुत किए जाते थे उन सब का प्रतिबिंब मात्र थे। डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी नाटक का उद्भव 13वीं शताब्दी में गए सुकुमार रास के माध्यम से माना है। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व हिंदी में 5 नाटक बहुत चर्चित रहे हैं। उसमें एक गए कुमार रास, उसके पश्चात महाराज जसवंत सिंह द्वारा संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में रूपांतर, इसके पश्चात वाजिद अली शाह के दरबारी कवि अमानत द्वारा लिखा गया इंदर सभा। यह रास था और उस समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इसके पश्चात विश्वनाथ सिंह जू ने आनंद रघुनंदन नाम का एक नाटक लिखा था, और अंत में जो 5वां नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व चर्चित रहा वह भारतेंदु के पिता श्री गिरिधर दास द्वारा लिखा गया नहुस नाटक था। ये 5 नाटक उस समय बहुत चर्चित हुए। अनेक नाट्य समीक्षकों ने प्रकारांतर से इन्हें हिंदी के प्रथम नाटक होने का गौरव प्रदान किया, किंतु ये नाटक तो थे, अनुवाद ज़्यादा थे और इसके कारण ये मौलिक नाटक की श्रेणी में नहीं आते थे। इनमें साहित्यिकता भी नहीं थी, इसलिए मौलिक नाटक के रूप में ये नाटक अपनी कोई विशेष पहचान नहीं बना पाए। हिंदी नाटक का उद्भव हम भारतेंदु काल से मान सकते हैं और इसी काल में नाटक अपने पूर्ण स्थिति में भारतीय नाट्य परंपराओं के अनुरूप हमारे सामने उपस्थित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी नाट्य के उद्भव और विकास में बहुत बड़ा योगदान है। न केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र बल्कि उस समय अन्य इनके साथियों ने भी अनेक नाटकों की सृष्टि की और हिंदी नाट्य परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, भारतेंदु के पूर्व हिंदी के जो नाटक उपलब्ध होते हैं वे तो या तो हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अनुदित नाटक थे या मैथिली में लिखे गए थे, या फिर तत्कालीन समय में रामलीला
रासलीला, हनुमान लीला, ढोला मारू, इंदल चित्रलेखा की प्रेम कथाएं, पूरनचंद, गोपीचंद, हकीकत राय की संगीतपूर्ण नौटंकियाँ, सांगीत, नकल, नट, भांडों का खेल इत्यादि के रूप में चलन में था। हिंदी नाटक के सामने सबसे बड़ी चुनौती पारसी रंगमंच की थी। भारतेंदु ने जब लिखना प्रारंभ किया उस समय संपूर्ण भारत में पारसी रंगमंच के नाटक मंचित किए जा रहे थे। ये नाटक बहुत ही निम्न स्तर के नाटक थे, किंतु इस नाटक के जो प्रेक्षक थे वे साधारण जनता से लेकर अभिजात्य वर्ग तक के लोग थे। उस समय मनोरंजन का बहुत अभाव था और इन व्यावसायिक कंपनियों ने इस प्रकार के नाटकों की सृष्टि की कि उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक कथाओं को प्रेम कथाओं के रूप में परिवर्तित किया। उन्होंने उसमें जो संवाद प्रस्तुत किए वे द्विअर्थी थे, अश्लील थे, अमर्यादित थे। वहाँ पर आवश्यकता न होने पर भी नृत्यों की भरमार थी। पात्र अभिनय करते थे, किंतु इतना फूहड़पन था कि एक सामान्य सभ्य व्यक्ति उन नाटकों को देखने में सकुचाता था। इसके अनंतर भी ये नाटक व्यावसायिक रूप से बहुत सफल रहे और जब हिंदी के साहित्यकारों ने नाटक लिखने का संकल्प लिया तो उन लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या यही नाटक थे, क्योंकि जन रुचि को उन्होंने इतना विकृत कर दिया था कि उन लोगों के बीच में साहित्यिक नाटकों को स्थापित करना बहुत कठिन कार्य था। उस समय पारसी रंगमंच से जुड़े हुए जिन लोगों ने नाटक लिखे उन लोगों के नाम हैं माधव शुक्ल, आगा हस्र काश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, हसन अली, मुंशी विनायक प्रसाद तालिब इत्यादि। इन लोगों ने पारसी रंगमंच के लिए नाटक लिखे थे और इनके नाटक सामान्य जनता के बीच में लोकप्रिय हुए थे, किंतु साहित्यिक रूप से इनका कोई अवदान नहीं था और उनका कोई मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। हिंदी नाट्य साहित्य के इतिहास में भारतेंदु काल सन 1850 से सन 1900 तक माना जाता है। इस अवधि में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ अन्य साहित्यकारों ने अनेक नाटक लिखे। हिंदी का पहला नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक माना जाता है, जो सन 1868 में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाम से लिखा गया था। यह हिंदी का प्रथम मौलिक साहित्यिक नाटक माना गया है। इसके साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय करीब 20 नाटकों की सृष्टि की थी। कुछ लोग, खास करके नाट्य समीक्षक, उनमें से कुछ नाटकों को नाटकों की श्रेणी में नहीं मानते, किंतु साहित्यिक रचनाएं तो वे थीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक कथाओं को लेकर व्यंजनापूर्ण शैली में नाटकों की सृष्टि की थी। कुछ नाटक उनके प्रेम प्रधान थे, कुछ राजनीतिक व्यंग्य थे और उन्होंने जो कुछ भी लिखा उनकी अनुप्रेरणा से अन्य साहित्यकारों ने भी नाटकों की सृजना की। उनमें कुछ प्रमुख नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, तोताराम, अंबिका दत्त व्यास, राय देवी प्रसाद पूर्ण, राधाचरण गोस्वामी।
भारतेंदु ने और उनके अन्य साथियों ने जो नाटक लिखे उनमें अनुवादित नाटकों की संख्या अधिक थी। इन नाटककारों ने संस्कृत साहित्य और बंगला साहित्य के नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत किया था। इसके साथ साथ कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गए। ये सारे नाटक खड़ी बोली में लिखे गए। हालांकि इस खड़ी बोली में ब्रज भाषा का मिश्रण अधिक था। ये सब आदर्शवादी नाट्य परंपरा के उन नायक थे। हमारा देश पराधीन था, अंग्रेजों का शासन था, भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था, रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास थे, अशिक्षा थी, गरीबी थी, और ये सारी स्थितियां विदेशी दमन चक्र से प्रताड़ित थी, प्रभावित थी। ऐसी स्थितियों में भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करने वाले साहित्यकारों ने जब नाटक की संरचना प्रारंभ की तो अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने सामान्य जनता के अंतःकरण में, उनके मन मस्तिष्क में, उनके विचारों में, उनके सोच में बदलाव लाने का दायित्व उठाया और इस दिशा में वे आगे बढ़े। कहना न होगा कि इस समय जो नाटक लिखे गए वे साहित्यिक दृष्टि से पूर्णता को प्राप्त तो नहीं कर सके थे, किंतु पारसी रंगमंच की चुनौती के बावजूद भी ये नाटक सामान्य जनता के बीच में लोकप्रिय हुए। यह एक अच्छी बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने अन्य नाटककारों के साथ में साहित्य के अन्य विधाओं के साथ साथ नाटक की प्रति भी ध्यान दिया और उस समय रंगमंच की अनुरूप नाटकों की सृष्टि करने का प्रयत्न किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी इस दिशा में एक बहुत ही उल्लेखनीय नाटक है जो आज भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए है। भारतेंदु कालीन हिंदी नाटककारों ने अपनी नाट्य रचना में पारसी रंगमंच की प्रचार शैली को अपनाया था। इनके नाटक साहित्यिक थे, मनोविज्ञान और दर्शन से आपूरित थे, सामाजिक संदर्भों को लिए हुए कुछ समस्या नाटक भी थे और इन्होंने जन प्रचलित हीन भेदों, विशेषकर रूपकों में जो हीन भेद थे उनकी उपेक्षा की और उसके स्थान पर भारतीय आचार्यों द्वारा नाट्य के संबंध में जो अवधारणाएं थी, जो परंपराएं थी, उनका अनुशीलन किया। इस प्रकार भारतेंदुकालीन नाटक परंपरावादी थे और उसमें कुछ नाटककारों को छोड़कर अन्य नाटककारों ने परंपराओं का निर्वाह किया। भारतीय संस्कृति को उन्होंने बनाए रखा। ये नाटक अभिनय प्रधान थे। इन नाटककारों ने रंगमंच के महत्व को स्वीकार किया और पारसी रंगमंच की चुनौती को स्वीकार करने के कारण इनके नाटक निश्चित ही रंगमंच के उपयुक्त बन गए। खड़ी बोली का परिष्कार इन नाटककारों ने किया क्योंकि खड़ी बोली अपने प्रारंभिक रूप में थी, किंतु निरंतर प्रयोग करने के कारण उसमें नए नए प्रयोग इन नाटककारों ने किए और खड़ी बोली की दिशा आगे की ओर अग्रसर हुई। ये नाटक लोकरंजक थे, लोक रक्षक थे और पात्रों की जो संरचना की गई थी वह मनोवैज्ञानिक धरातल पर की गई थी। ये नाटक आज के नाटकों की तुलना में उतने परिपक्व तो नहीं है, किंतु एक जो जमीन भारतेंदु काल के नाटककारों ने तैयार की थी उसी भूमि पर आज हमारा नाट्य साहित्य खड़ा है। इस दृष्टि से भारतेंदु काल के नाटक और उनके नाटककारों द्वारा किया गया कार्य स्तुत्य है। हिंदी नाट्य साहित्य में
प्रसाद काल सन 1910 से प्रारंभ होता है और भारतेंदु काल सन 1900 में समाप्त हुआ। 1900 से 1910 तक का समय संक्रांति काल माना जाता है। यह एक अनुवाद काल के रूप में भी माना जाता है। इस समय जो भी नाटक लिखे गए वे या तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की परंपरा में लिखे गए अथवा बंगला और संस्कृत साहित्य से अनुदित हुए। ये नाटक मौलिक नहीं थे, किंतु इनकी परंपराएं और विषय वस्तु भारतेंदु काल के सदृश ही थी। ये नाटक भी पारसी रंगमंच से प्रभावित थे और उसको चुनौती मानकर चल रहे थे, किंतु ये नाटक अधिकतर अनुवादित थे, इसलिए यहाँ पर वह चुनौती भी पूरी तरह से सफल प्रतीत नहीं होती। इन नाटकों में युग की नवचेतना परिलक्षित होती है। नाटककारों ने अपनी बौद्धिकता का भी परिचय दिया है। राष्ट्रीय जागरण के भावनाएं भी यहाँ पर परिलक्षित होती है और नए प्रबुद्ध संस्कारों से इन नाटकों को संपृक्त बनाने की चेष्टा की है। कहने का तात्पर्य यह है कि कथाएं चाहे अन्य भारतीय भाषाओं की हो, बंगला की हो, संस्कृत की हो, नाटक भी उन्हीं के हो, किंतु अनुवाद करते समय नाटककारों ने अपने मौलिकता का समावेश इन नाटकों में किया। इस समय पौराणिक नाटक भी लिखे गए और इन पौराणिक नाटकों में नूतन चित्रण प्रणाली का उपयोग किया गया। ये नाटक मौलिक थे। इन नाटककारों में जो प्रमुख थे वे हैं पंडित बद्री नारायण भट्ट। आपने दुर्गावती और चंद्रगुप्त नाटक लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने चंद्रहास लिखा। जगन्नाथ चतुर्वेदी ने मधुर मिलन नाटक लिखा और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्णार्जुन युद्ध नाटक का सृजन किया। पौराणिक कथा के बावजूद ये नाटक अपने आप में अप्रतिम हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी इनका महत्व है। इनमें कृष्णार्जुन युद्ध जो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था बहुत चर्चित रहा। इस समय समस्या प्रधान नाटकों की सृष्टि भी हुई। इनमें भगवती प्रसाद ने वृद्ध विवाह नामक नाटक का सृजन किया। रुद्रदत्त शर्मा ने कंठी जनेऊ का विवाह नामक नाटक लिखा और लोचन प्रसाद पांडे ने प्रेम प्रसाद और साहित्य सेवा नामक नाटक लिखे। इस समय अनुवाद भी किए गए बंगला और संस्कृत से। इनमें द्विजेंद्र लाल राय और गिरीश चंद्र राय के नाटक विशेष रूप से अनुवादित हुए। अंग्रेजी के शेक्सपियर के नाटक भी हिंदी में अनुवादित हुए और फ्रेंच के मोलियर का नाटक भी हिंदी में लिखा गया। इस संक्रांति काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने कड़े अनुशासन में हिंदी गद्य के विकास के लिए और हिंदी भाषा के विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए थे। उसका प्रभाव हिंदी नाटककारों पर भी पड़ा और परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषा जो खड़ी बोली के रूप में विकसित हो रही थी वह और अधिक उन्नत होने लगी। जयशंकर प्रसाद के समय तक पहुँचते पहुँचते हिंदी का स्वरूप और अधिक निखरने लगा। जयशंकर प्रसाद के साथ हिंदी नाटक में प्रसाद काल का प्रारंभ होता है। यह सन 1910 से 1933 तक का समय था। जब जयशंकर प्रसाद ने नाटक का सृजन प्रारंभ किया, उनके सामने एक और भारतेंदु हरिश्चंद्र का नवोन्मेष और दूसरी तरफ पाश्चात्य साहित्य दोनों एक साथ खड़े थे। इन दोनों के बीच में जयशंकर प्रसाद को अपनी नवीन दृष्टि का विस्तार करना था। यह
हिंदी नाट्य साहित्य के लिए एक अच्छा अवसर था और यह गौरव की बात थी कि जयशंकर प्रसाद जैसे व्यक्तियों ने हिंदी नाट्य साहित्य की सृजन की दिशा में, उसकी मौलिकता की दिशा में, उसकी साहित्यिकता की दिशा में जो कार्य किया वह तत्कालीन समय में अन्य नाटककार नहीं कर पाए। जयशंकर प्रसाद ने लगभग 13 नाटक लिखे और रंगमंच की दृष्टि से इनके प्रारंभिक नाटक असफल थे, किंतु शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह और पात्रों का अंतर्द्वंद उसमें बहुत अच्छी तरह से हुआ था। उनमें काव्यात्मकता के दर्शन होते थे, उनमें अभिनय क्षमता कम होने के बाद भी जीवंतता बनी हुई थी। जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी रंगमंच की दृष्टि से एक सफल नाटक हुआ। जयशंकर प्रसाद और नाटकों की सृष्टि करते, किंतु वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके और इसके कारण जितना भी प्रदेय उन्होंने दिया वह आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बन गया। जयशंकर प्रसाद न तो परंपरा के अनुकर्ता थे और न ही उन्होंने पाश्चात्य नाट्य शैली का अनुसरण किया। वे एक सचेत आधुनिक नाटककार थे। वर्तमान के प्रतिबिंब को उन्होंने अतीत के दर्पण में देखा। उन्होंने नाटक लिखे, वे नाटक प्रसादांत थे। उन्होंने सुखांत और दुखांत की परिधि से बाहर निकलकर इन नाटकों की सृष्टि की थी। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककारों में प्रमुख हैं पंडित माधव शुक्ल, हरिहर प्रसाद वियोगी हरि, मैथिली शरण गुप्त, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बलदेव प्रसाद मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत, कामता प्रसाद गुरु, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, प्रेमचंद, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। इस समय जो नाटक लिखे गए उनकी प्रवृत्ति पौराणिक आधार पर थी। साहित्यिक नाटक लिखे गए, ऐतिहासिक और समस्या नाटक भी लिखे गए। जो समस्या नाटक लिखे गए उनमें जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का मधुर मिलन बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक सन्यासी, राक्षस का मंदिर और मुक्ति का रहस्य ये भी लोकप्रिय हुए। समस्या नाटकों में प्रेमचंद ने प्रेम की वेदी नामक नाटक भी लिखा था, जो एक उपन्यासकार होने के बाद भी प्रेमचंद का यह नाट्य रूप जो आया वह लोकप्रिय रहा था। इसके अतिरिक्त उस समय समस्या नाटकों के अतिरिक्त कुछ अन्य नाटक भी लिखे गए जो राष्ट्रीय स्तर पर थे, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे। कुछ प्रेम प्रधान नाटक भी लिखे गए और कुछ फुटकर नाटक भी लिखे गए। इसमें एक कार्य और हुआ है, वह है अनुवाद और रूपांतर का। यह समानांतर रूप से चल रहा था। यह कार्य रूपांतर और अनुवाद का था, यह प्रसाद काल तक चला और बाद की स्थितियों में यह धीरे धीरे कम होने लगा। प्रसाद काल के नाटकों की कुछ विशेषताएं हैं जो कथानक के वैचित्र से प्रारंभ होती है। इनके कथानक जो थे सामान्य नहीं थे, विचित्रता लिए हुए थे और वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रभाव उन पर था। इन नाटकों में मनोविज्ञान का भी चित्रण देखने को मिलता है। विशेषकर पात्रों की जो संरचना की गई है उसमें मनोविज्ञान का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। हास्य की सृष्टि भी इन नाटकों में देखने को मिलती है। आधुनिक जीवन का चित्रण इन नाटकों की विशेषता है और एक आधुनिक जीवन का वातावरण इन नाटकों में प्रस्तुत किया गया है। स्वाभाविक संलाप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन नाटकों में जितने भी कथोपकथन हैं वे सब स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, थोपे हुए प्रतीत नहीं होते हैं। इन नाटककारों ने
कथोपकथनों का बहुत सुंदर उपयोग किया है। वैसे जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटकों में लंबे लंबे संलाप जरूर हैं, किंतु बाद के नाटकों में उन्होंने अपने इस दोष को दूर कर लिया था। साहित्यिक भाषा का प्रयोग इस काल के नाटकों की अपनी एक अलग विशेषता है। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त आज अपनी साहित्यिक भाषा के कारण विश्व के प्रमुख नाटकों में एक माना जाता है। स्थिति के अनुकूल सुरुचिपूर्ण गीत्यात्मक पद्यों का भी इन्होंने सम्मेलन किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब नाटक लिखे गए तो गद्य संवादों के अतिरिक्त जहाँ कहीं भी आवश्यकता प्रतीत हुई, इन्होंने वहाँ पर काव्य का उपयोग भी किया है। और इसके कारण ये नाटक चंपू काव्य के अंतर्गत नहीं आए। इनकी पहचान एक हिंदी गद्य नाटक के रूप में ही रही। जो कुछ भी साहित्य इस समय लिखा गया वह रसपूर्ण था और ओजपूर्ण था, और उसमें प्रसादात्मकता भी थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद कालीन जितने भी नाटक लिखे गए वे अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे, परिपक्वता थी और हिंदी नाटक अपना अस्तित्व बना चुका था। हालांकि उनके सामने पारसी रंगमंच की चुनौती भी थी और निरंतर उसका सामना वे कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इस कार्यक्रम में हमने हिंदी नाटक के उद्भव और भारतेंदु काल तथा प्रसाद काल पर चर्चा की। अगले कार्यक्रम में हम नाटक के प्रसादोत्तर काल और आधुनिक काल के नाटकों पर चर्चा करेंगे।